नमस्कार। डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन इस पुस्तक के अंतर्गत ब्रिटेन सामाजिक आर्थिक आधार और संविधान की विशेषताएं, इस चैप्टर के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान के स्रोत का अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियोज़ में हमने ब्रिटिश संविधान के सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं, इसके अस्तित्व और ब्रिटिश संविधान के अध्ययन के महत्व को देखा था। इसी क्रम में आज हम ब्रिटिश संविधान के स्रोतों का भी अध्ययन करेंगे। आप इस स्लाइड्स में देख रहे हैं महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख, संसदीय अधिनियम, न्यायिक निर्णय, सामान्य विधि, प्रथाएं और परंपराएं, संविधान पर टीकाएं। सबसे पहले हम देखेंगे महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख। ब्रिटिश संविधान जो है वो एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम कहा जा सकता है और इस लंबे इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने महान अधिकार पत्रों को जन्म दिया, जैसे कि 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचिका पत्र और 1689 का अधिकार पत्र इनमें प्रमुख कहे जा सकते हैं। दूसरा है संसदीय अधिनियम। ब्रिटिश संविधान जो है वो हालांकि अलिखित संविधान है, लेकिन अलिखित संविधानों में भी कानूनों का कुछ अंश होता है और संसदीय अधिनियम ब्रिटिश संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1679, व्यवस्था अधिनियम 1701, स्कॉटलैंड के मिलने का अधिनियम 1737, 1832, 1867 और 1884 के सुधार अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1918, वेस्टमिनिस्टर अधिनियम 1931, संवैधानिक सुधार कानून 2005। तीसरा आता है न्यायिक निर्णय। हालांकि ब्रिटिश संविधान में अमेरिका के संविधान की तरह न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन न्यायालयों ने संविधान के विकास में पर्याप्त योग भी दिया है। ब्रिटिश संविधान में स्वतंत्रता को बहुत सीमा तक न्यायिक निर्णयों का परिणाम कहा जाता है, जैसे कि विल्किस बनाम वुड के अभियोग में यह निर्णय किया गया कि किसी भी अनाम निर्दिष्ट व्यक्ति की तलाशी अथवा उसके कागजात को अधिकार में लेने का सामान्य अधिपत्र अवैध है। इसी तरीके से सामरसेट के अभियोग में ब्रिटेन से दासता के अंत की घोषणा की गई। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में न्यायिक निर्णय जो लिए गए उनके आधार पर संविधान का विकास हुआ है। अगला है सामान्य विधि। सामान्य विधि से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य होता है वे वैधानिक नियम जिनका निर्माण संसद अथवा सम्राट के द्वारा नहीं हुआ, वरन जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित हैं और जिन्हें न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो न्यायालय के द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज और परंपराएं ही सामान्य विधि है। इसी तरीके से ब्रिटिश संविधान के स्रोतों में अगला आता है प्रथाएं और परंपराएं। हालांकि प्रथाएं और परंपराएं सभी संविधानों का एक स्रोत होती हैं, लेकिन ब्रिटिश संविधान अलिखित और विकसित होने के कारण प्रथाएं और परंपराएं वहाँ पर महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मानी गई हैं। जैसे कि सम्राट जॉर्ज प्रथम अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे और इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की जब बैठकें होती थी तो उनमें अध्यक्षता करना बंद कर दिया और तब से ये परंपरा हो गई कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों में की अध्यक्षता नहीं करेगा। इसी तरह प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपल के समय यह परंपरा स्थापित हुई कि लोक सदन में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा। लोक सदन में बहुमत का विश्वास खो देने पर वह अपना त्यागपत्र दे देगा। इसी तरीके की अनेक परंपराएं हैं जिन पर कि ब्रिटेन के संविधान का आधार टिका हुआ है। अगला है संविधान पर
टीकाएं। संविधान पर लिखी गई जो टीकाएं हैं उन्हें भी संविधान का एक स्रोत समझा जाता है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक समस्या जब उपस्थित होती है तो संसद, न्यायालय और सभी संबद्ध पक्ष उन टीकाओं का सहारा लेते हैं। ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था पर लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे कि डाइसी का ग्रंथ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेजहार्ट का इंग्लिश संविधान, एंसन का लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आदि ऐसी टीकाएं हैं जिन पर ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व निर्भर करता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु, यानी कुछ चीज़ें ब्रिटिश संविधान में ऐसी हैं जो कि सोची समझी नहीं है बल्कि संयोगवश वो अस्तित्व में आई, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि विवेकपूर्ण जिन्हें स्वीकार किया गया। इसीलिए ब्रिटेन के संविधान के संबंध में लिटन स्ट्रेची का कथन पूर्णतः सत्य है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। ब्रिटिश संविधान में जो संयोग के तत्व हैं वो हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। विश्व के विभिन्न देशों ने हालांकि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का जो विचार ग्रहण किया वो ब्रिटेन से ही लिया गया है, लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है कि ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को सोच समझकर नहीं अपनाया गया बल्कि संयोगवश वहाँ यह अस्तित्व में आई। अब वो क्या संयोग था कि 13वीं सदी के अंतिम वर्षों में जब इंग्लैंड का राजकोष खाली हो गया था तो 1295 में ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड प्रथम ने भारी मात्रा में नए कर लगाने की आवश्यकता को अनुभव किया और इसके लिए उन्होंने 3 अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया। सामंत वर्ग के प्रतिनिधि, धर्माधिकारी और नगरों के प्रतिनिधि। ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में इसे मॉडल पार्लियामेंट के नाम से भी जाना गया। ब्रिटेन इस उदाहरण से त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास होता, किंतु सामंतों और जो उच्च धर्माधिकारी थे उन्होंने हितों की परस्पर एकता को अनुभव किया और वे एक हो गए। इस तरह 2 व्यवस्थापिका जो थी वो अस्तित्व में आई और इसी क्रम में आगे चलकर उच्च सदन यानी लॉर्ड सभा जिसने सामंतों और पादरियों का प्रतिनिधित्व किया, निम्न सदन अर्थात कॉमन सभा जिसने जनसाधारण के लोगों का प्रतिनिधित्व किया। इसी तरीके से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी संयोग का शिशु मानी गई है, क्योंकि मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था कोई सोची समझी राजनीति का अंश नहीं थी, वरन यह अस्तित्व में संयोगवश अस्तित्व में आई। 17वीं शताब्दी से पूर्व मंत्रिमंडल का विकास हुआ। 17वीं सदी में भी मंत्रिमंडल लंबे चरणों में चली। कबाल जिसे कहा गया समिति को, यह कबाल धीरे धीरे कैबिनेट पूरी तरीके से कैबिनेट नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विकसित स्वरूप जो था 18वीं सदी तक आते आते कैबिनेट में तब्दील हो गया और प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ। सर रॉबर्ट वॉलपोल जो थे वो ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए और 19वीं सदी में मंत्रिमंडल और विकसित रूप में आई। मताधिकार का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल को जनाधार प्राप्त हुआ। राजनीतिक दलों के विकास ने दलीय अनुशासन और नियंत्रण को भी जन्म दिया, जिससे मंत्रिमंडल शक्तिशाली हुआ। लोक सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद, मंत्रिमंडल की राजनीतिक सहजातीयता और मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांतों का विकास भी इसी चरण में हुआ। तो इस तरीके से 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जो मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आई वो कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं थी। जैसे जैसे समयानुसार परिस्थिति अनुसार जिन चीज़ों की आवश्यकताओं को महसूस किया गया वो परिवर्तन होते गए और आगे चलकर यह मंत्रिमंडल के रूप में तब्दील हो गया। ये तो है ब्रिटिश संविधान के संयोग के शिशु, लेकिन इसमें विवेक के भी कुछ तत्व शामिल हैं। वो कौन से तत्व शामिल हैं?
निरंकुश राजतंत्र से सिद्धांत में संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना। ब्रिटिश संविधान जो है उसके विकास का सार तत्व क्या है? निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना। और यह कार्य केवल कुछ ही अंशों में संयोग के तत्व के रूप में रहा, लेकिन अधिकांश अंशों में विवेकपूर्ण किए गए कार्यों का परिणाम है। लोकतंत्र की जो स्थापना हुई उसमें 3 ऐतिहासिक प्रलेखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचिका पत्र और 1689 का अधिकार पत्र था। तो सिद्धांत में वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में वहाँ लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई है, जो कि बाकायदा लिखित रूप में है, विवेकपूर्ण ढंग से उसे तैयार किया गया है। दूसरा तत्व है वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। वयस्क मताधिकार संसद द्वारा निर्मित कानूनों का परिणाम है और ब्रिटेन में इसे क्रमिक रूप में अपनाया गया है। 1832, 1867, 1884 और तत्पश्चात 1918 के सुधार अधिनियमों द्वारा मताधिकार को व्यापक किया गया और अंततः 1929 के सुधार अधिनियम के आधार पर वयस्क मताधिकार को अपनाया गया और इसके बाद 1959 के अधिनियम ने मताधिकार की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। इसी तरह गुप्त मतदान की प्रणाली को 1872 में शुरू किया गया और 1948 में बहुल निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करके एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। यानी ये सब कुछ बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया ताकि लोक सदन का लोकतंत्रीकरण किया जा सके। अगला जो विवेक का तत्व था वो है लॉर्ड सभा पर लोक सदन की श्रेष्ठता। 19वीं सदी के मध्य तक लॉर्ड सभा जो थी वो लोक सदन पर श्रेष्ठ थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों सदन समान स्तर पर आ गए और 20वीं सदी का जब आरंभ हुआ तो यह विचार अपनाया गया कि कानून निर्माण और वित्तीय जो मामले होंगे उनमें अंतिम शक्ति लोक सदन को दी जानी चाहिए। लेकिन जब लॉर्ड सभा ने इस स्थिति को अस्वीकार किया तो 1911 और 1949 के अधिनियम बनाए गए, जिसमें कि लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और संसदीय अधिनियमों के आधार पर कानून निर्माण और वित्तीय जो मामले थे उनमें अंतिम शक्ति लोक सदन को दी गई। तो इस प्रकार से लॉर्ड सभा के ऊपर लोक सदन की श्रेष्ठता जो थी वो भी विवेक के आधार पर तय की गई। और चौथा बिंदु है लॉर्ड सभा की संरचना में सुधार, जैसे कि पियरेज एक्ट 1958 और 1963 में जो पियरेज अधिनियम पारित किए गए उसमें लॉर्ड सभा की संरचना में सुधार किया गया। 1958 के आधार पर आजीवन पियरों और महिला पियरों की व्यवस्था की गई। 1963 के अधिनियम में ये कहा गया कि कोई व्यक्ति जो वंशानुगत आधार पर पियर अथवा लॉर्ड सभा का सदस्य है वह चाहे तो पियर के पद से त्याग पत्र दे सकता है। पियरेज अधिनियम 2000 के आधार पर भविष्य के लिए भी वंशानुगत पियरों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, अर्थात लॉर्ड सभा में जो वर्तमान में वंशानुगत सदस्य हैं वे जीवन पर्यंत बने रहेंगे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी को लॉर्ड सभा की सदस्यता नहीं दी जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान की बहुत सारी बातें जो हैं विवेक का परिणाम है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में संयोग के तत्व को विवेक की तुलना में कमतर नहीं आंका जा सकता और इस संविधान के विषय में यह उचित ही कहा गया है कि ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है।